ना, देश की सेवा कर ले। 19 में उन्होंने बीए किया और 1919 में बीए किया। 1920 में उन्होंने, उस समय के आईएएस को क्या कहा जाता था? आईसीएस। 1920 में वो आईसीएस हो गए। लेकिन उनके जो बड़े भाई थे शरद चंद्र जी, उनको तार लिखते थे, कहते थे कि मैं तो अरविंद घोष का अनुयायी हूं, मैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती का अनुयायी हूं, और तुम स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हो, तुम आईसीएस रहकर क्या करोगे? तो वो उन्होंने आईसीएस, 1 साल आईसीएस रहे और इस्तीफा दे दिया 1921 में, और सीधे आए मुंबई में रहते थे। गांधी जी से मिले कि मैं देश के लिए आपके साथ आंदोलन करना चाहता हूं। गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन चला रखा था। असहयोग आंदोलन के बीच में चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस बात पर उनके जो गुरु थे दास बिहारी बोस, कलकत्ता वाले, उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक दूसरी पार्टी स्वराज पार्टी बना ली और कलकत्ता के मेयर का चुनाव जीतकर कलकत्ता के मेयर स्वराज पार्टी से बन गए। और बोस को उन्होंने क्या बनाया? बोस को उन्होंने अपना ओएसडी बनाया। 1922 से लेकर 1930 तक वो 11 बार जेल गए। 30 में वो जेल में ही थे और जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने जेल के अंदर रहकर ही मेयर का चुनाव लड़ा और मेयर का चुनाव जीत गए। तो ब्रिटिश हुकूमत की मजबूरी हो गई कि मेयर को जेल में नहीं रख सकते थे और जेल से बाहर छोड़ा। और मेयर रहते हुए उन्होंने कलकत्ता के जितनी सड़कों के नाम अंग्रेजों के नाम पर थे, सारे नाम बदल दिए। आज के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया जाता है कि वो सड़कों के नाम और ये नाम शहरों के नाम क्यों बदलते हैं, लेकिन नाम बदलने की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में की थी मेयर रहते हुए। उसके बाद 1933 से लेकर 36 तक वो यूरोप की यात्रा करने गए और यूरोप को समझने गए। 36 में वापस आए, कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हो गए। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष का फिर चुनाव होना था और 1939 के चुनाव पर अभी खड़गे और शशि थरूर के चुनाव पर की तुलना की जा रही थी। 39 के चुनाव में गांधी जी चाहते थे कि अब्दुल कलाम आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। तो अब्दुल कलाम आजाद रहने वाले तो अफगानिस्तान के थे, लेकिन कलकत्ता में रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं सुभाष के सामने नहीं लड़ सकता। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। गांधी जी ने नेहरू को मनाया कि तुम कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाओ, इसके सामने चुनाव लड़ लो। नेहरू बोले मैं इसके सामने चुनाव नहीं लड़ सकता, जीत ही नहीं पाऊंगा। तो एक आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको गांधी जी ने कहा तुम बोस के सामने चुनाव लड़ो। चुनाव हुआ, उनको पड़े 1377 वोट और बोस को पड़े 1580। 203 वोट से बोस कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए। इस बात पर गांधी जी ने यह कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत हार है। अब इस पर बोस को बहुत गुस्सा आया। बोस ने कांग्रेस के अंदर बड़े क्रांतिकारी काम किए थे, 3 का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। एक तो उन्होंने योजना आयोग, जिसको आज नीति आयोग कहते हैं, प्लानिंग कमीशन पहले नाम था, उसकी स्थापना बोस ने। एक विश्वेश्वरैया, जो अभी हमने पिछली बार विज्ञान दिवस मनाया था, तो उनके नाम, उनके साथ बैठकर विज्ञान परिषद की स्थापना की। और चूंकि जापान ने चीन पर अटैक कर दिया था, तो चीन की रक्षा के लिए एक दल यहां से भेजा गया द्वारिकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में। तो कोटनिस के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस ने चीन की रक्षा के लिए एमबीबीएस डॉक्टर का एक दल चीन भेजा।
उसके बाद उनको गुस्सा आया, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को एक नई पार्टी बनाई, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आज भी उसके कोई कोई लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन क्या हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक के बनाने के कुछ दिन बाद नवंबर में विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब इनको ये लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, तो मुझे इस विश्व युद्ध का फायदा उठाना चाहिए भारत की आजादी के लिए। और वो जेल में थे, जेल में उनकी तबीयत खराब हुई। जेलर ने कहा कि तुम घर में रह दो, तुम्हारे घर को ही जेल बना देंगे। तो उनके घर में ही जेल बना दी। और वहां से जियाउद्दीन नाम का उनका एक कार्ड बनाया गया। वहां से वो होते होते बड़े लंबा सफर तय करते हुए पेशावर पहुंच गए। पेशावर से गांव में होते हुए वो काबुल पहुंच गए। काबुल से वहां जापान के एम्बेसी में कांटेक्ट किया, रशिया की एम्बेसी में कांटेक्ट किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो जर्मन की एम्बेसी में कांटेक्ट करके वो जर्मनी चले गए और 1 साल तक हिटलर के पीछे लगे रहे कि मुझे हिटलर से मुलाकात करनी है और भारत को आजाद कराने के लिए हिटलर से की मदद लेनी। और हिटलर की सोच भारत के बारे में बहुत अच्छी नहीं थी। हिटलर जितनी नफरत यहूदियों को करता था, उतनी नफरत हिंदुस्तानियों को करता था, हिंदुओं को करता था। आपने बहुत सारी किताबों में लिखा देखा होगा कि हिटलर का जो चिन्ह था वो स्वास्तिक था। और हिटलर अपने आप को आगे कहता था, इनसे बड़े झूठ कुछ और नहीं हो सकते, हिटलर तो आर्यों से और हिंदुओं से नफरत करता था। और वो स्वास्तिक का चिन्ह नहीं था, कोई और चिन्ह था। किसी और दिन पर उसकी चर्चा करेंगे। हिटलर की मेंटलिटी बदली। 29 अक्टूबर 1943 को उनकी मुलाकात हुई और उनका मन बदला, भारत के पक्ष में किया। अब हिटलर ने कहा, ठीक है, जर्मनी तुम्हारे साथ है, जर्मनी इंडिया को आजाद करने के लिए काम करेगा, लेकिन तुमको जापान को साथ लेना होगा। और जापान में तुम्हें हवाई जहाज से नहीं भेज सकता, क्योंकि हवाई जहाज को ये ब्रिटिश, ये जो मित्र देश हैं, ये पकड़ लेंगे, उसको उड़ा देंगे, तुमको भी मार देंगे। तो उन्होंने पनडुब्बी से भेजा है और 5 महीने लगे समुद्री यात्रा में, और उसमें 2 बार अटैक किया है उन पर। दोनों बार वो भगवान की कृपा से बचे हैं, सिंगापुर पहुंचे हैं पनडुब्बी से, सिंगापुर से फिर जापान गए हैं। जापान में चूंकि एक बहुत बड़ा बच्चे एक क्वेश्चन का उत्तर गलत दे आते हैं किसी भी एग्जाम में, और वो क्वेश्चन ये है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी? तो बच्चे लिखाते सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की थी। अलीगढ़ के जो राजा थे महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने 1915 में काबुल के अंदर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सिंगापुर में रहते हुए आजाद हिंद फौज की कमान रसिक बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। अब वहां से उन्होंने 23 अक्टूबर 1945 को आजाद हिंद फौज ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया। जैसे तिब्बत की सरकार धर्मशाला में चलती है, तिब्बत एक गुलाम देश है, चीन का कब्जा है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री, उसके राष्ट्रपति, उसके सारे मंत्री हिमाचल के धर्मशाला में बैठकर तिब्बत की सरकार चलाते हैं। उसी तरीके से भारत की सरकार, आजाद हिंद सरकार, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस उसके प्रधानमंत्री थे, सुभाष चंद्र बोस उसके राष्ट्रपति थे, सुभाष चंद्र बोस उसके सेनाध्यक्ष थे, बाकी पोर्टफोलियो बाकी लोगों को बांटे हुए थे। और फिर भारत की आजादी, मैंने 15 अगस्त को ही बोला था, ये कहा जाता 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत की आजादी का झंडा आजाद हिंद सरकार ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में फहराया और अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा और निकोबार का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा। और आजाद हिंद सरकार वहां से चली, उसका सिक्का चलाया, उसका रुपया चलाया और 8 देशों ने उसकी मान्यता दी। 8 देशों ने कहा नहीं, भारत की सरकार आजाद हिंद सरकार है, इसके राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस है।
1943 से लेकर पूरे 44 में उन्होंने म्यांमार के रास्ते से क्योंकि एक कार्यालय आजाद हिंद सरकार का रंगून में भी था। रंगून को तो सिर्फ इतने जानते हैं पुराने लोग, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तो रंगून से वह सरकार चलती थी। और रंगून से अपनी आजाद हिंद फौज को लेकर उन्होंने मणिपुर पर आक्रमण किया है, इम्फाल पर अटैक किया, और इम्फाल पर अटैक करने के बाद इम्फाल को जीत लिया। और वहां पर जो नारा दिया था चलो दिल्ली, ये तो रंगून में दिया था 44 में, और इम्फाल को जीतने के बाद, कोहिमा को जीतने के बाद जय हिंद का जो नारा है 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने कोहिमा में दिया। अब इसी बीच में ये आजाद हिंद सरकार जो आजाद हिंद फौज जिसको INA भी कहा जाता था, ये बहुत बड़ा इसका सेटअप हो गया। 45 में हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने अटैक कर दिया 6 अगस्त को। अब सुभाष चंद्र बोस के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जो जापान, जो जर्मनी, जो इटली सुभाष चंद्र बोस के पीछे खड़े थे, वो क्या करते। तो एक सच है या नाटक है मुझे पता नहीं है, आप लोगों की रिसर्च का विषय। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस को ताइवान के अंदर विमान दुर्घटना में मृत दिखाया गया या बताया गया, सच्चाई मुझे भी पता नहीं। बहुत सारे लोग साइबेरिया जाते थे, रूस जाते थे, वो ये कहते थे लौटकर कि हम किसी व्यक्ति से मिले 45 के बाद, और वो व्यक्ति हमें सुभाष चंद्र बोस लगता है। और बहुत सारे लोग अयोध्या वाले लोग भी कहते थे कि यहाँ कोई गुमनामी बाबा रहे थे, और उनके एक संदूक था, ट्रंक था, ट्रंक में बहुत सारे कागजात भी मिले थे। भारत की आर्मी के, मिलिट्री के इतिहास में एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि कोई जिंदा भी व्यक्ति उनके कैंट एरिया में घुस पाए। मृत्यु की तो बात अलग है, गोली मारते थे इंडियन आर्मी। अगर किसी बाबा को पकड़ की मौत के बाद भारत की फौज ने बड़े सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया हो, तो उस पर फिर शक होता है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था। तो ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में बहुत सारी, चूंकि हमारे VC साहब को जाना है और उनका आदेश है कि 15-20 मिनट में बात खत्म करनी है, तो मुझे लगता है 15-20 मिनट खत्म हो गए। चूंकि सुभाष चंद्र बोस पे तो हजारों PhD हुई हैं, तो 15-20 मिनट में समेटना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन आपके आदेश अनुसार मैं कोशिश की है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और कोई भी देश, जैसे हमारा एक तिरंगा है, जैसे एक हमारा प्रतीक चिन्ह है, कोई भी देश अपने सामने अपनी युवा पीढ़ी को मोटिवेट करने के लिए कुछ सिंबल सामने रखता है। तो ऐसे हमारे देश की युवाओं के सामने बहुत सारे चेहरे हैं, उनमें स्वामी विवेकानंद का अभी हमने मनाया था जन्मदिन, और आज सुभाष चंद्र बोस का मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद, चूंकि इनके भी जो आदर्श थे, सुभाष चंद्र बोस के जो आदर्श थे, और उन्होंने इंटर में रहते हुए, इंटर की पढ़ाई करते करते स्वामी विवेकानंद का पूरा साहित्य पढ़ा था, उन पर बड़ी गहरी छाप थी। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जानेंगे, गूगल करेंगे, समझेंगे, और इसलिए समझेंगे कि अगर इस देश को जिंदा रखना है, चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग अपनी टेबल पर भारत के 30 टुकड़े बनाने का एक नक्शा लिए बैठा, और वो भारत को अपने जीते जी 30 टुकड़ों में बांट कर रखना चाहता है। तो ऐसे में भारत को अगर बचाना है, तो भारत के युवाओं को अपने सामने कुछ चेहरे रखने होंगे, और जो चेहरे होंगे वो 2 प्रकार के होंगे, जो एक अहिंसा की बात करेंगे और एक हिंसा की बात करेंगे। अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन धर्म रक्षा के लिए हिंसा तथैव च। हम एक लड़ाका कौम है, हमारा सारा इतिहास लड़ाइयों का है, चाहे रामायण का चाहे महाभारत का। इसलिए सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमें हथियार उठाने पड़ते हैं,
और इसलिए जब आपके सामने कोई सुभाष चंद्र बोस और गांधी की तुलना करे, गांधी महापुरुष है, मैं मानता हूं, गांधी को सबसे ज्यादा मानता हूं। एक कृषि का शोध छात्र होने के नाते, मैं एग्रीकल्चर का विद्यार्थी होने के नाते अगर किसी को सबसे ज्यादा मानता हूं तो गांधी को मानता हूं। लेकिन जब लोग गांधी और सुभाष की तुलना करते हैं तो भारत को अपने लड़ाकापन को पीछे नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि भारत में एक भी भगवान ऐसा नहीं है जिसके हाथ में हथियार ना हो। एक भी भगवान भारत का ऐसा नहीं है जिसके हाथ में हथियार ना हो। इससे ये सिद्ध होता है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने रास्ता अपना आया था लड़ाई का, और जिसके लिए उनको बार बार बेइज्जत होना पड़ा कुछ तथाकथित नेताओं के कारण, तो मैं ये मानता हूं कि भारत की रक्षा के लिए जितना काम अर्जुन ने किया, भारत की रक्षा के लिए जितना काम राम ने किया, उससे कम काम सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया। इसलिए देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, हथियार उठाते रहेंगे, किसी भी देश का सहयोग लेते रहेंगे। तो आज के इस अवसर पर यह निवेदन करता हुआ कि गांधी और सुभाष की तुलना में भारत का युवा न फंसे, अगर फंसे तो ठीक से उनका आकलन होना चाहिए और उनको हम गूगल करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। केवल ये जानने से काम नहीं चलेगा कि 23 जनवरी 1897 में कटक को जानकी नाथ और प्रभावती के कोख से उनका जन्म हुआ ना, इतने से काम नहीं चलता। तो उनके बारे में ठीक से जानेंगे। मेरी बात को आप लोगों ने गंभीरता से सुना, शांति से सुना, किसी एक की भी गर्दन नहीं मुड़ी, किसी का मोबाइल नहीं बजा। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और प्रशासन ने, डीसी साहब ने मुझे ये अवसर दिया, आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।